जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो देश के उद्योगपतियों के हाथ में पहुंच चुका है। अब हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए ही आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। मीडिया से विश्वास ख़त्म हो चुका लोगों का, और मुसलमान ऐसा महसूस भी करने लगा है कि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, कम्युनल पॉलिटिक्स का तौर तो बीजेपी चला रही है। हमें कॉमन पॉलिटिक्स मिनिमम प्रोग्राम पे उस तबके को निकालना होगा बीजेपी से, जो वहाँ भी कुचला जा रहा था। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, आप पेशे से बेशक एडवोकेट हैं, लेकिन एक सियासी जमात के कौमी सदर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उस जमात के आप कौमी सदर हैं जिस जमात का एक मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अपना इतिहास रहा है। और इस वक्त जो मायूसी है, आपने वो दौर देखा, पढ़ा, और मैं समझता हूँ डॉक्टर फरीदी साहब को आपने करीब से देखा है, तो वो तजर्बे भी आपके पास होंगे, और आप सरपरस्ती कर रहे हैं उस पार्टी की। जो विरासत उन्होंने छोड़ी थी उसको अब आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आज के माहौल में ये मायूसी, जो इस वक्त सियासी मायूसी, मुसलमानों की मायूसी कैसे ख़त्म होगी? देखिए, जो मायूसी आज हम महसूस कर रहे हैं, 1967 में भी मुसलमानों में यही मायूसी थी। चारों तरफ से दंगे फसाद हो रहे थे, मुसलमान अपनी बात कहने की पोजीशन में नहीं थे। उस हालात में डॉक्टर फरीदी ने मुस्लिम मजलिस का क़याम किया और अपनी बात रखी, जिसको कौम ने कबूल किया और हुकूमत ने उसको माना और हुकूमत में भागीदारी ली। आज भी वही परिस्थितियाँ आ गई हैं। मुसलमान को अछूत, सियासी तौर से अछूत बना दिया गया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां अब मुसलमान का नाम लेने से बचने लगीं, और वो ये सोच कर नहीं नाम लेती हैं कि हमारा हिंदू वोट खिसक जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हमें राजनीतिक रणनीतिक तरीके से उस गिरोह को तोड़ना होगा, उस कॉकस को तोड़ना पड़ेगा जिसके ऊपर आज बीजेपी खेल रही है। बीजेपी देश में अपनी राजनीति के तहत, अपनी रणनीति के तहत ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों से देश को ख़तरा है। ऐसे माहौल को बना के और मीडिया के माध्यम से उसने एक क्रिएट कर दिया है कि मुसलमान, आतंकवाद और पाकिस्तान, तीन पे डिबेट कराया जा रहा है ताकि माहौल में नफ़रत पैदा हो। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने जा रहे हैं, बताने ये जा रहे हैं कि हम ग़ुलामी से मुक्त होने जा रहे हैं। ग़ुलामी किसकी थी? मुसलमान तो हुकूमत कर नहीं रहते। अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री, वो सभी हिंदू थे, मुसलमान तो थे नहीं। जितने अधिकारी हैं वो कल भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं। पर ख़तरा किससे है? लेकिन एक मीडिया प्रचार के ज़रिए से उन्होंने एक माहौल बनाया है, और उस माहौल में नफ़रत इतनी घुस जा रही है कि लोगों के, एक आम आदमी ये समझने लगे कि इस देश को मुसलमानों से ख़तरा है। उस रणनीति को काटने के लिए हमें योजना बनाना पड़ेगी। उस समाज के उस तबके को साथ लेना पड़ेगा जो माशी एतबार से और सियासी एतबार से पसमानदा है, जिसका हक़ छीना जा रहा है। इनकी रणनीति आगे जाकर हिंदुत्व को आगे बढ़ाकर आरक्षण व्यवस्था को भी ख़त्म करना है, और एक समाज के एक बड़े तबके को निगलेक्ट करना है। और सर, एक सवाल, 70 के दशक का भारत, आज 2020 है, 50 साल पूरे हो गए। 50 साल पहले जब फरीदी साहब ने भारत को, उत्तर प्रदेश को देखा था, और आज आप देख रहे हैं, कई मुस्लिम पार्टियां मैदान में आ गई। काम मुश्किल नहीं लग रहा क्या? देखिए, पार्टियां बनाने का सबको हक़ हासिल है। पार्टियों को आवाम कबूल करती है तो पार्टियां चलती हैं। जिस वक्त देश की बंटवारा हुआ था उस वक्त मुस्लिम लीग के अलावा भी बहुत सी पार्टियां थीं। एक का बाद चली, बाकी सब नील हो गई। तो जो मुद्दे लेकर चलेगा, जिसमें कौम अपना मफाद देखेगी, आवाम उसके साथ चलेगी और वही पार्टियां रन करेंगी। पार्टी बनाने में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म से कौन क्या बात कह रहा है ये आवाम तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। हम अपनी बात को, अपने प्रोजेक्ट को लेकर आवाम के बीच में जाएंगे, आवाम उसको कबूल करेगी तो हमारे साथ चलेगी, हमारी बात होगी। आवाम के बीच हम लोग भी जाते हैं, अक्सर ये आवाज़ आती है कि इतनी पार्टियां हैं, किसको वोट दिया जाए, किसको कायद माना जाए। क्या इस तरह की जो सोच है जिसकी वजह से अक्सर मुस्लिम पार्टियां पिछड़ रही हैं, क्या आवाम की इस सोच को बदलने में कहीं कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए, जो मौजूदा मुद्दे हैं जिनसे हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर इस वक्त खड़े हैं, मुसलमान तो चौराहे पे खड़ा कोई भी हकाल के इस वक्त ले जाए। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां ये समझ रही हैं कि मुसलमान तो मजबूरी में हमें वोट देगा, क्योंकि बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमानों को दे चुकी है। और मुसलमान ऐसा महसूस भी करने लगा है कि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी हमारी है, जबकि वो पार्टियां अपना वोट बैंक खो चुकी थी।
उन्हीं का वोट बैंक खिसक गया, जिसकी वजह से बीजेपी आज सत्ता में बैठी है। तो उनको अपनी रणनीति बनाना चाहिए और हमें इलेक्शन के वक्त अपनी रणनीति बनाकर आवाम के बीच में मैसेज देना होगा कि ये हमें अमली दरम। और जिस दिन मुसलमान पार्टियों के फैसलों पर वोट देने लगेगा उस दिन मुसलमान ठगा नहीं जाएगा। जब तक मुसलमान सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के और पैसे के और तरह तरह के ओबलाइज करने पर वोट देगा या तरह तरह के लोगों के ज़रिए से, बिरादरियों के नेताओं के ज़रिए से, तब तक ठगा जाएगा। जब मुसलमान पार्टियों के फैसलों पर वोट देगा वहाँ से पार्टी मुसलमानों का वक़ार बुलंद होगा और मुसलमान तरक्की करेगा। इस सियासी बिखराव को कैसे रोका जाए? सियासी बिखराव को मुद्दों पर रोका जाएगा, आपके प्रोजेक्ट पर रोका जाएगा। आपका मैनिफेस्टो क्या, आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, जब ये आवाम के बीच में दिया जाएगा, इस पे फैसला आवाम का मैंडेट आएगा, तभी ये बिखराव रुकेगा। एक बिल्कुल मुख्तसर सा आखिरी सवाल, कॉमनल पॉलिटिक्स या कॉमन पॉलिटिक्स, मुसलमान किधर जाए? देखिए, कम्युनल पॉलिटिक्स का तौर तो बीजेपी चला रही है। हमें कॉमन पॉलिटिक्स मिनिमम प्रोग्राम पे उस तबके को निकालना होगा बीजेपी से, जो वहाँ भी कुचला जा रहा था, और उसको हमें निकाल के लाना पड़ेगा, मुद्दों के आधार पर निकाल के लाना पड़ेगा और उनके हितों की सुरक्षा की गारंटी देना पड़ेगी। तब वो मिनिमम प्रोग्राम पे वो निकल के आएंगे, और जब वो निकल के आएंगे तो बीजेपी बेशक कमज़ोर होगी और उसका कम्युनल एजेंडा फेल होगा। एक और आखिरी सवाल कि अन्ना हज़ारे धरने पर बैठते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, कोई मुसलमान अन्ना हज़ारे क्यों नहीं बन रहा? ऐसा है, मुसलमान कोई भी बैठेगा तो उसको कम्युनलाइज कर दिया जाएगा। मुसलमान कह के वो आरएसएस का एक एजेंट था जिसका नाम अन्ना हज़ारे था। वो देखिए सत्ता पलटने के बाद से आज तक वो शख्स जागा नहीं, उसका करैक्टर क्लियर हो गया। उसने जिस काम के लिए वो लगाया गया था, जब से आप सो रहा है वो वो करैक्टर। लेकिन जब वो काम कोई मुसलमान लेके बैठेगा तो यही मीडिया उसको कम्युनलाइज कर देगी इशू को और उसको लड़ने नहीं देगी। वो उस वक़्त एक पूरा आरएसएस का मैनेजमेंट था, अन्ना हज़ारे धरने पे थे, देश का मीडिया प्रचार पे लगा था और देश के बड़े बड़े ठग रामदेव जैसे लोग, स्मृति ईरानी जैसी लोग या जो गवर्नर बन गई, ये तमाम लोग उसमें उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और वो सब कामयाब हुए। रातों रात 7-8 लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल ली और उसमें उद्योगपतियों का भी हाथ था। सीए एनआरसी को लेकर फिर मुल्क में सुगबुगाहट है, कुछ लोगों के बयानात भी आ रहे हैं। आप सियासी जमात के सरबराह हैं, क्या सियासी पार्टियों में इस तरह की सुगबुगाहट है क्या? बेशक सीए एनआरसी का हमने समर्थन भी किया और हम उसका आंदोलन को बढ़ाने और चढ़ाने का काम भी करेंगे, क्योंकि वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, दलितों के विरुद्ध भी है और देश के विरुद्ध भी है। उसमें एक तरीक़े से सियासी काट छाट के लिए वो एक्ट लाया गया है। इस पे हम बहस को जारी रखना चाहेंगे और इसको लागू करने में जितने भी जन आंदोलन हो सकते हैं करेंगे और करते रहेंगे। उसमें आवाम को इस पे हमवार करेंगे, आवाम के बीच में ले जाएंगे, उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इससे देश को क्या क्या नुकसानात होंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार ने विकास नाम पे कोई चीज़ नहीं की है, वो धार्मिक मुद्दों पे और मुसलमानों के मुद्दों पे पूरे देश को उलझाए के चल रही है और देश को बेचने का काम कर रही है। और मोदी भक्त लोग जो हैं वो अंधे, उन्होंने पता नहीं चला कि देश की सौदा हो रही है, देश की एक एक संस्था बेची जा रही है और मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है और उसको इग्नोर कर रहा है। क्योंकि मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो देश के उद्योगपतियों के हाथ में पहुंच चुका है। अब हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए ही आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। मीडिया से विश्वास ख़त्म हो चुका लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया।